मेंडल सर क्या ढूंढ रहे थे? मेंडल सर ये ढूंढ रहे थे कि भाई पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जो भी कैरेक्टर हैं उनको लेके जाता कौन है। आज हम बोल तो देते ना डीएनए, पर मेंडल सर ने वो पता लगाया था, वो भी उन माइक्रोस्कोप की मदद से जिनके अंदर प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। यही तो जादूगर थे यार, यही तो आज तक मैं खुद परेशान हूं, ये कर कैसे लेते थे ये लोग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम फाइनली मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पहुंच चुके हैं और मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात बताइए, मेंडल सर क्या ढूंढ रहे थे? मेंडल सर ये ढूंढ रहे थे कि भाई पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जो भी कैरेक्टर हैं उनको लेके जाता कौन है। आज हम बोल तो देते ना डीएनए, पर मेंडल सर ने वो पता लगाया था, वो भी उन माइक्रोस्कोप की मदद से जिनके अंदर प्रॉपरली दिखाई नहीं देता। यही तो जादूगर थे यार, यही तो आज तक मैं खुद परेशान हूं, ये कर कैसे लेते थे ये लोग। तो याद रखना कि ये है हमारे पास मेल और ये है हमारे पास फीमेल, और इनकी बॉडी में कोई ना कोई क्या है बच्चे, इनकी बॉडी में कोई ना कोई कैरेक्टर। आप कहेंगे भाई कैरेक्टर क्या होता है? देख यार, कैरेक्टर का मतलब होता है मेरे भाई कि मान ले जो मेल है वो कैसे हैं, वो हमारे पास डार्क हैं, थोड़े सांवले हैं। फीमेल कैसी है हमारे पास? फीमेल थोड़ी ब्राइट है, गोरी है। इनका जो बच्चा पैदा हुआ वो कैसा हुआ? वो डार्क भी हो सकता है, वो ब्राइट भी हो सकता है। अब सवाल ये है, ये डार्क और ब्राइट माँ बाप से बच्चे के अंदर आए कैसे? इस चीज का पता लगा रहे थे कौन? मेंडल। और अब वही एक्सपेरिमेंट पे आज हम पहुंच चुके हैं। तो मेंडल ने बहुत सारी चीजें पहले क्लियर कर दी। हमने इससे पहले क्या क्लियर करा? डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है। अब आपको उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अब फाइनली हम यहां पहुंच चुके हैं कि भाई ये कैरेक्टर को यहां से यहां लेके जाता कौन है। मैं जानता हूं आज आप सब बोल देंगे भैया इज अ डीएनए। कहोगे कितना आसान है डीएनए। अरे यार, मेंडल ने उस टाइम पे बताया जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम प्रॉपर्ली देख नहीं पाते थे। मेंडल ने डीएनए को एक नाम दे दिया बेटा। याद रखना, थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, आगे चल के काम आएगी। मेंडल इसी डीएनए को आगे चल के बोल रहे हैं फैक्टर्स। ठीक है, आज हम डीएनए बोलते हैं नो डाउट, पर मेंडल उसको क्या नाम दे रहे हैं? फैक्टर नाम दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि यार जब यहां पर इंसानों पे मेंडल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो बेटा इंसानों का जो लाइफ स्पैन है, जो जिंदगी जो ये जीते हैं, लाइफ स्पैन, ये करीब करीब कितना होता है बच्चे? ये होता है करीब करीब 60 से 65 साल। तो अगर मैं मेंडल के हिसाब से इस पे कैरेक्टर स्टडी करूं, या मेंडल सर इंसानों पे कैरेक्टर की स्टडी करने बैठे, तो 60 से 65 साल गुजर जाएंगी और एक्सपेरिमेंट एक ही बार होगा। या एक बार में कोई चीज सही पता लग सकती है? कभी भी नहीं लग सकती। तो मेंडल ने यही बोला कि भाई मुझे एक्सपेरिमेंट करना है कम से कम 200 से 300 बार रिपीट करना है, और अगर मैं इंसानों पे करने बैठा तो ये एक्सपेरिमेंट में एक बार से ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास खुद के पास ही 65 साल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लाइफ स्पैन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि इंसान कब पैदा हुआ और कब मरा, तो जो उसने लाइफ अपनी व्यतीत करी नेचुरल तरीके से, उसी को बोलेंगे लाइफ स्पैन। मैं जानता हूं लाइफ स्पैन की डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है। अरे नहीं जाननी यार, हर चीज थोड़ी ना जाननी। 10th में ना, 12th में बताऊंगा लाइफ स्पैन क्या होता है, घबराओ मत। अभी याद रखना, तो ये कितनी बार कर पाते? ओनली 1 टाइम कर पाते। तो एक बार में कुछ भी पता नहीं लग रहा था, तो मेंडल का दिमाग चकराया। मेंडल ने बोला भैया नहीं हो सकता। तो मेंडल ने बोला कि अब एक काम करते हैं यार, इंसानों को छोड़ो, हटाओ इंसानों को, आ जाओ अब हम पकड़ेंगे प्लांट। तो मेंडल ने पकड़ा पी प्लांट को। और अगर आपसे कोई पूछे कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, बोर्ड्स में आया बेटा, तो इसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाई ही सेलेक्टेड द पी प्लांट, भाई इंसानों को तो छोड़ दिया, पी प्लांट को क्यों पकड़ा? आओ उसका रीजन देता हूं। तो बेटा इसका रीजन है बच्चे, पी प्लांट को इसलिए पकड़ा क्योंकि पी प्लांट के अंदर कैरेक्टर इजीली स्टडी किए जा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैरेक्टर्स कैन बी स्टडीड इजीली इन पी प्लांट। पहला पॉइंट क्लियर है कि भाई पी प्लांट के अंदर हम कैरेक्टर को इजीली स्टडी कर सकते हैं। दूसरा जो कि बहुत अहम था, इसका लाइफ स्पैन
इज शॉर्ट, इज शॉर्ट। मतलब 1-1.5 महीने के अंदर ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, समझो आज मटर का पौधा था, बच्चा पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, 1-1.5 महीने में कहानी खत्म। बोले बात समझ में आएगी नहीं आई? तो 1-1.5 महीने में हम सारे कैरेक्टर देख सकते हैं कि भाई 1-1.5 महीने में बच्चा बड़ा भी हो रहा है, क्या माँ बाप से कुछ कैरेक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो 1-1.5 महीने के आसपास हमें लग जाते हैं, हम देख सकते हैं सारे कैरेक्टर। इससे तो बढ़िया है ना 65 साल और कहाँ 1-1.5 महीना, बेहतर है ना। तो मेंडल ने इसलिए पकड़ा। तीसरा, इसको बेटा इजीली उगाया जा सकता था, तो हम क्या लिखेंगे, सोन इजीली, इजीली ग्रो कर सकते हैं या ग्रो इजीली, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो इजीली, बहुत आसानी से इसको उगा सकते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? इसलिए मेंडल ने किसको सेलेक्ट किया, मेंडल ने सेलेक्ट किया पी प्लांट को। सवाल ये होता है मेंडल ने पी प्लांट पे कितने साल काम करा, तो बच्चे मेंडल ने 1856 से 1863 तक किस पे काम किया था, ये काम किया था किसके ऊपर, केवल और केवल पी प्लांट के ऊपर। और तब जाके मेंडल ने ये बोला कि माँ बाप से बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर को लेके जाता है वो कौन है, वो है फैक्टर, जिनको आज हम लपक के डीएनए बोल देते हैं। बात समझ में आएगी नहीं है? क्लियर है इतना? आज एक बार समराइज कर देता हूं क्या बोला मैंने। ये बोला इंसानों का लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा है, इसलिए मेंडल ने इनको छोड़ दिया, क्योंकि इस पे एक बार से ज्यादा स्टडी नहीं हो सकती। मेंडल ने पकड़ा पी प्लांट को, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। कोई आपसे पूछे कि पी प्लांट को क्यों पकड़ा, आप बोलेंगे भाई कैरेक्टर को बहुत इजीली स्टडी किया जा सकता था। दूसरा आप बोलेंगे भाई लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट है। और तीसरा इसको इजीली ग्रो करा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक काम करिए, इसको लेके फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो बच्चों, लिख लिया आप सभी ने, बहुत बढ़िया। आइए अब शुरू करते हैं। अब मेंडल ने क्या करा, पी प्लांट में इनहेरिटेंस को समझाने के लिए मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर लिए बेटा, मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर लिए। आइए देखिए कौन कौन से कैरेक्टर उन्होंने लिए। सबसे पहला लिया स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट 2 तरीके की होगी, टेंशन मतलब मैं क्या लिख रहा हूं सब समझाऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला लिया टॉल और दूसरा लिया ड्वार्फ। दूसरा जो लिया था इन्होंने वो लिया था सीड शेप। अब सीड शेप 2 होंगी, पहला हो गया राउंड और दूसरा होगा रिंकल्ड। थर्ड जो लिया था इन्होंने वो लिया था सीड कलर। सीड कलर में 2 लिए थे, पहला लिया था येलो एंड आगे लिया था ग्रीन। मैं जानता हूं कुछ एनसीईआरटी में उल्टा लिखा हुआ है, पर पता नहीं क्या है, तो आप अभी येलो ग्रीन मानकर चले। हाँ 10th क्लास की एनसीईआरटी में ग्रीन इधर है, येलो इधर है, क्या है इसका मतलब समझाता हूं। चौथा जो लिया था सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप। पॉड शेप 2 ली थी, पहली ली थी इन्फ्लेटेड और दूसरी ली थी कंस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट जो लिया था वो लिया था पॉड कलर। पॉड कलर का क्या मतलब है, फली का रंग क्या होगा। यहां पे 2 रंग लिए थे, यहां लिया था ग्रीन और येलो। उल्टा कर दो इसको, इसका उल्टा कर दो। छठा जो कैरेक्टर लिया है वो लिया है फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में 2 कलर है, एनसीईआरटी में वॉयलेट स्लैश पर्पल लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है व्हाइट। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सातवां जो लिया है वो लिया है बेटा फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में 2 पोजीशन ली है, पहला लिया है टर्मिनल और दूसरा लिया है एक्सियल। अब ये जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे, जिनमें से ये वाले जो हैं, ये वाले, ये जितने भी हैं जो फर्स्ट में लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे हैं बेटा डोमिनेंट। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे कैसे हैं, डोमिनेंट। क्या है ये डोमिनेंट फॉर्मिनेट, अभी आ जाएगा समझ में। और ये सारे जो हैं ये सारे हैं हमारे रेसेसिव। आइए अब इनको समझाने की शुरुआत करते हैं आप लोगों को। तो मेंडल ने एक्चुअली क्या लिया है, यही काम किया कि एक तरफ क्या लगा दिया डोमिनेंट और एक को बोल दिया रेसेसिव। क्या है इनका सेंस, आइए समझिए, शुरू करते हैं। देखिए भाई सबसे पहला स्टेम हाइट। मटर का पौधा, मटर के पौधे में ये जो पार्ट है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं स्टेम। और ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लगी हुई है हमारे पास लीव्स और नीचे क्या लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है रूट्स। अब ये स्टेम लंबी होगी या फिर छोटी होगी। अगर लंबी हुई तो टॉल, अगर छोटी हुई तो ड्वार्फ। बोलो बात समझ में आई। पहला क्लियर है स्टेम हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्टेम हाइट का पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
हाइट लंबी होगी या फिर छोटी होगी, किसकी, तने की। दूसरा क्या कहता है, सीड शेप। ये सीड शेप का फंडा क्या है, देखो ये मटर का पौधा आगे चल के क्या देगा, बीज देगा। अब वो बीज दो तरीके का हो सकता है, या तो भाई राउंड हो सकता है फूला हुआ, या फिर ऐसे सुकड़ा हुआ हो सकता है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो सुकड़ी सुकड़ी सी होती हैं। किशमिश देखी है सभी ने, झुर्रीदार होती है कि नहीं होती है, सेम वैसा ही होता है। तो अगर ये फूला हुआ है तो बेटा इसको बोलेंगे राउंड, और इस झुर्रीदार को बोलेंगे रिंकल्ड। भूलना नहीं बेटा, समझ में आया। तो राउंड एंड रिंकल का कॉन्सेप्ट क्या है, शाबाश। दूसरा भी क्लियर हो गया। थर्ड क्या है, सीड कलर। अब ये जो सीड आया, बीज आया, इस राउंड वाले बीज में जो कलर था वो था येलो, और इस वाले कलर के, इसके अंदर जो कलर था वो था ग्रीन। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है कि नहीं है। थर्ड फंडा भी क्लियर। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। अब ये पॉड क्या होता है भाई, पॉड का मतलब होता है फली, मटर की फली। तो हमने देखा होगा एक मटर की फली ऐसी होती है, बिल्कुल फूली हुई, जहां पे मटर के दाने लगे होते हैं। तो जो मटर की फली फूली हुई होती है बेटा, इस चीज को बोलते हैं इन्फ्लेटेड। याद रहेगा सभी को। एक मटर आपने ऐसी भी छीली होगी भविष्य में कभी ना, या पास में, सॉरी भविष्य कहां से आ गया, पास में ऐसी भी छीली होगी। अपने घरों में मटर तो बहुत छीली होगी ना, मम्मी ने पीट पीट के छिलवाई होगी। तो ऐसी एक मटर की फली छीली होगी जिसमें ऐसा कुछ दिखाई देता है, सुकड़ी हुई मटर, और इस वाली को बोलते हैं कंस्ट्रिक्टेड। याद रहेगा, बोलो समझ में आया। ये भी हो गया। अब आता है पॉड कलर पे। पॉड कलर क्या है, फली का रंग, ग्रीन या येलो। तो बेटा ये वाली जो पॉड है ये है ग्रीन रंग की फली, और ये वाली जो फली है ये कैसी है, ये है हमारी येलो कलर की। बोलो क्लियर हो गया, शाबाश। अगला आते हैं फ्लावर कलर, फूल। अब फूल तो नहीं बना सकता, तो यहां पे एक सुंदर सा फूल लगा है, ये लगा सुंदर सा फूल। अब इस फूल में दो रंग हो सकते हैं, या तो वॉयलेट हो सकता है ये रंग, या कैसा हो सकता है, ये हो सकता है व्हाइट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगला लास्ट वन, फ्लावर पोजीशन। अब ये फूल लगा कहां पे हुआ है, तो बेटा अगर ये फूल टॉप पे लगा हो, बात समझ में आई, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलेंगे, टर्मिनल। और अगर यही फूल यहां स्टेम से ब्रांच निकल रही हो यहां, और एक एंगल बना के लगा हो, तो इसको बोलते हैं एक्सियल। बोलो बात क्लियर है। तो टर्मिनल और एक्सियल का फंडा क्लियर है। उन्होंने ये बोला कि ये जितने भी हैं जो पहले लिखे हैं और ये जो बाद में लिखे हैं, रेसेसिव और ये हैं डोमिनेंट। अब ये डोमिनेंट और रेसेसिव का फंडा क्या है, डोमिनेंट वो होता है जो ताकतवर होता है, और रेसेसिव वो होता है जो कमजोर होता है। एक बात बताओ, जब कभी मारा पिटाई होती है, आप लोग गुथम गुथा करते हो स्कूल में, जहां भी फाइट वाइट होती है, WWE सबने देखी होगी, तो वहां आप लोगों ने ये देखा होगा कि रिंग में दो आदमी होते हैं, एक पीट रहा होता है जबरदस्ती और एक पिट रहा होता है। तो जो पीट रहा होता है वो होता है डोमिनेंट, और जो पिट रहा होता है वो होता है रेसेसिव। बात समझ में आएगी नहीं है। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब स्कूल में होते ना धुनाई बनाई, तो यहां भी ऐसे ही होता है, एक पीट रहा होता है और एक पिट रहा होता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई। तो जो पीट रहा है वही अपने कैरेक्टर शो करेगा, और जो पिट रहा है बेचारा वो अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, ये सारे अपने कैरेक्टर शो करते हैं और ये सारे अपने कैरेक्टर शो नहीं कर पाते जल्दी। तो डोमिनेंट होता है ताकतवर और रेसेसिव होता है कमजोर। लिख देता हूं हिंदी में, क्या लिखते हैं भाई, ताकतवर, ठीक है। और यहां लिख देते हैं भाई, क्या लिख देते हैं, कमजोर। तो ये हो गया कमजोर और ये हो गया ताकतवर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। लिखा आप सभी ने, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, ये लेक्चर बच्चों थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं एंड कर देता हूं। शाम को मिलते हैं, शाम वाली वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना क्लियर हो जाना चाहिए सभी को, जल्दी से इसको, दोपहर का टाइम है, अच्छे से पढ़ लो, फिर शाम को मिलते हैं बढ़िया तरीके से एक नई वीडियो के साथ। मजा आ जाएगा, इसको आगे समझाता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ध्यान रखना और बाय बाय बच्चों।